हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका सिराज स्टडी पॉइंट में। तो आज हम आप लोगों के लिए एमपीएसआई का 26 अक्टूबर 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आए हुए हैं। जैसा कि एमपी पुलिस का पेपर इस समय चल रहा है और 2023 में विधानसभा का चुनाव है, तो मोस्ट प्रोबेबली कि मई या जून में एमपीएसआई की वैकेंसी एक बार फिर से देखने को आए। तो उससे पहले ही हम अपने फैमिली को इस चीज़ से अवगत करा देना चाहते हैं कि पिछले कुछ सालों में एमपीएसआई का पेपर कैसे आया है। तो बिना किसी देरी के चलिए आज का पेपर स्टार्ट करते हैं। यह है पहला सवाल। यदि ए का 2/3वां हिस्सा बी के 4/5वें हिस्से के बराबर हो तो ए और बी का अनुपात। देखिए क्या कह रहा है सवाल। ए का 2/3वां हिस्सा किसके बराबर हो, बी के, बताया था ना का मतलब गुणा होता है, बी के 4/5वें, है ना। तो अब देखिए ये बी क्या करो आप इधर आ जाए, इनको क्या करो आप उधर ले जाओ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये आपका A/B बराबर 4/5 गुणते, ये 3 हर में है तो जब उस साइड जाएगा तो अंश हो जाएगा, और ये अंश में है 2 तो ये क्या हो जाएगा नीचे हर में। अब काटिए, 2 दूनी 4, कितना आएगा 2 तिहाई 6 और बटे 5, तो यानी ए रेशियो भी कितना आ गया आपका 6:5। आंसर नंबर दूसरा आपका क्या है, करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए ये क्या कह रहा है इस सवाल में कि आपका ये क्या है, ट्रायंगल है, त्रिभुज है ABC और ये दे रखा है D, और उसने ये कहा कि ये कितना है 100 डिग्री है, ठीक है। अच्छा इसके साथ और क्या कहा है कि BC बराबर AC के है, ACD 100 डिग्री दिए रखा है, अब BC किसके बराबर है AC के, यानी ये जो साइड है इस साइड के बराबर है। तो क्या होता है त्रिभुज का जो एक प्रमेय है वो क्या कहता है कि बराबर भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होंगे बराबर। तो इसका सम्मुख कोण ये है, इसका सम्मुख कोण ये है, तो ये दोनों कोण क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। अच्छा अब चूंकि ये क्या है बहिष्कोण है तो ये क्या हो जाएगा बहिष्कोण, तो इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। तो यानी आप कह सकते हैं कि कोण A प्लस कोण B बराबर 100। अच्छा यहाँ पे क्या है कि कोण A जो है वो B के बराबर है, तो आप लिख सकते हैं कोण B प्लस कोण B बराबर 100। बराबर है ना, सवाल में दिया है कि भुजाएं बराबर है। अच्छा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 कोण B बराबर 100, 2 से ये कटेगा, कितना कटेगा 50 आएगा, तो कोण B बराबर कितना आ जाएगा आपका 50। तो ये जो आपका आंसर नंबर 4 है वो क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 संख्याओं का औसत 36 है जबकि उनमें से 9 संख्याओं का औसत 34 है, तो शेष 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 हो तो छोटी संख्या का मान बताना है। अब देखिए अगर 11 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है 36 है, तो उनका योग कितना आएगा 11 संख्याओं का योग, तो योग कितना हो जाएगा आपका जो योग आएगा वो कितना आएगा 11 गुणते 36, यही आएगा ना। गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 11 छक्का 66, हाथ से लगा 6, 11 तिहाई 33, 6 39, 396 आ गया। अच्छा फिर उनमें से 9 संख्याओं का औसत कितना दिया है 34, कितना दिया है 34, तो ये भी जब इन 9 संख्याओं का योग निकालेंगे जिसका दिया है ये औसत वो कितना आएगा 9 गुणते 34, करिए जरा कितना आएगा 9 चौ 36 के 6 हाथ से लगा 3, 9 3 27, 27 और 3 कितना हो गया 30। अब अगर आप इसमें से इसको घटा दें तो ये जो इसमें से इसमें जो संख्याएं हटी हैं यानी वो जो 2 संख्याएं बची हैं उसी का ये प्लस है ना, उसका प्लस कितना आ जाएगा 6 में से 6 गया 0, 9 में से 0 गया 9, ये 0 है, ठीक है। और 3 में से 3 गया भी 0, तो कितना आया 90 आ गया। अच्छा
दो संख्याओं का जो कितना आ गया 90। अब दोनों संख्याओं का अनुपात देखिए कितना दिया है 2:3, यानी पहली संख्या क्या हो जाएगी आपकी 2x और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 3x। तो आप ये कितने के बराबर दिया है 90 के बराबर, यही ना दिया है। तो ये हो जाएगा आपका 5x बराबर 90 के। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, यहाँ से आपकी x की वैल्यू आएगी 90/5, 5 × 5, 5 18 90। आंसर क्या आएगा x की वैल्यू में 18 आ गई। सवाल पूछा क्या है, सवाल पूछा है ध्यान से देखिए तो क्या पूछा है, पूछा है कि छोटी संख्या क्या होगी। तो छोटी संख्या आपके यहाँ पे क्या है बताइए जरा, छोटी संख्या आपकी ये छोटी संख्या आपकी क्या है, छोटी संख्या आपकी ये 2x है, 3x तो बड़ी होगी ना। अच्छा x की वैल्यू कितनी आई है 18, तो संख्या कितनी हो जाएगी 2 × 18 यानी 18 दूना 36, यही होगा ना। देखिए 36 कहाँ पे आंसर है आपका, ये है ना, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 5,000 रुपये की राशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हमेशा सक्सेसिव परसेंटेज लगाना चाहिए, उसका तरीका मैं आपको इसी सवाल में बता दे रहा हूँ। ध्यान से देखिए कितना है आपका 5,000 रुपये, कितना है 5,000 रुपये है आपका, ठीक है। कितना परसेंट का इंटरेस्ट है 10% का, 10% का इंटरेस्ट आपका लगेगा। लगाइए जरा, तो अब 5,000 का 10% कितना होता है बताइए, 5,000 का 10% निकालिए। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से ये 0 कैंसिल, कितना आएगा आपका 500 आएगा। अब इस 5,000 में 500 को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो 10% एक साल बाद उसका कुल कितना रुपए हो जाएगा, टोटल 5500 रुपये हो जाएगा वो 5,000, है ना, मिश्रधन 5500 बनेगा। फिर अगले साल का फिर 10% है, फिर प्लस 10% से आपको क्या करना है, इसका फिर निकालना है। तो अब जब 5500 का 10% निकालेंगे, निकालिए जरा, 1 0 से ये 0 कैंसिल, 1 0 से ये 0 कैंसिल, कितना आया 550 आया। अब इसमें से इसको प्लस कर देना है, तो ऐड करेंगे आप तो क्या आ जाएगा आपको, ये आपका आ जाएगा 6,050 आएगा। ऐड करिए 5500 में 550 जोड़ेंगे 6,050 आएगा। अब देखिए ये पहले साल का हो गया, ये दूसरे साल का। अब जो निकलेगा वो 3 साल का मिश्रधन हो जाएगा। तो तीसरे साल के लिए क्या करेंगे, फिर 10% निकालेंगे। तो निकालिए जरा, 6,050 गुणते 10/100, 1 0 से ये 0 कैंसिल, 1 0 से ये 0 कैंसिल, कितना आया, ये आपका आया 605। इसको इसमें क्या करेंगे, फिर प्लस करेंगे, जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपको हो जाएगा 6,655 आ गया आपका। तो ये आपका क्या हो गया, मिश्रधन, क्या है ये, मिश्रधन आया। ये आपका क्या था 5,000 मूलधन था। तो जो आपका ब्याज आएगा वो कितना आएगा बताइए जरा, ब्याज क्या आएगा आपका, ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर। तो आपका जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, इंटरेस्ट आएगा आपका मिश्रधन, यानी 6,655 अब माइनस मूलधन यानी 5,000। जब 5,000 आप इसमें माइनस कर देंगे तो आपको कितना आएगा, आपका आएगा 1655, यही आएगा ना 1655। तो 1655 देखिए जरा किस ऑप्शन में आपको मैच कर रहा है। ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है ये क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए जो है वो 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिनों में काम समाप्त करता है। अब बी उसी काम को 6 घंटे में प्रतिदिन करके 10 दिनों में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। अब लोग इसमें परेशान हो जाते हैं। आप क्या करिए, पहले या तो काम को घंटे में निकाल लीजिए या तो दिन में निकाल लीजिए। अब देखिए कैसे, इसको घंटे में निकाल लीजिए। कैसे, अब देखो ए अगर
5 घंटे काम करके 8 दिन काम कर समाप्त करता है 8 दिन में, तो ए ने कुल कितने घंटे काम किए? ए ने किए कुल 40 घंटे। 40 घंटे किए कि नहीं? अगर 5 घंटे पर डे करेगा तो 8 दिन तक कितने घंटे किया? 40 घंटे। अच्छा, बी का भी देख लो इसी तरीके से। बी ने कितना किया? 6 घंटे वो पर डे कर रहा है और 10 दिन कर रहा है, तो कितना करेगा? 60 घंटे हो जाएगा। अच्छा, ये 40 घंटे में कर रहा है, ये 60 घंटे में। हम मान लेते हैं काम कितना होगा? 120। 120 मैंने क्यों माना? क्योंकि इनका जो लासा होता है उसी को माना जाता है। आप 120 उससे मानने को आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन होगा क्या कि फिर आपको 120 या इसके लासा को आप नहीं लेंगे तो वो बटे में आएगा या दशमलव में आएगा, तो कैलकुलेशन जो होगा वो हार्ड हो जाएगा। तो आप 40 और 60 का क्या करेंगे? एलसीएम यानी लासा ले लेंगे, जो लासा आएगा उसी को आप रख दीजिए, सबसे अच्छा यही होता है। अब देखिए, अब निकालिए आप इफिशियंसी। क्या निकालना है? कार्य क्षमता जिसको बोला जाता है। कार्य क्षमता कैसे निकलेगा आपका? ये कैसे निकलेगा? अब ये बताइए, ये 40 घंटे काम कर 40 घंटे करता है तो 120 काम होता है, तो पर घंटे कितना काम कर रहा है? 3, यानी ये पर घंटे 3 काम कर रहा है। अब भी देखिए 60 घंटे काम कर रहा है तब 120 काम हो रहा है, यानी वो पर घंटे कितने काम कर रहा है? 2 काम करेगा, तभी तो 60 घंटे में 120 काम होगा, है ना? तो दोनों मिलकर कितना करेंगे? तो दोनों का साथ में काम करेंगे तो 5 काम पर घंटे करेंगे कि नहीं करेंगे? 5 काम पर घंटे। अच्छा, अब टोटल काम कितना है? 120। अगर 120 काम है, अब 5 घंटे दोनों मिलकर कर रहे हैं, 5 काम 1 घंटे में कर रहे हैं, तो उनको टोटल टाइम कितना लगेगा? ए और बी को टाइम जो लगेगा ए प्लस बी को, वो कितना लगेगा? 120 काम है और दोनों की इफिशियंसी मिला के कितनी हो जाएगी? 5 कार्य क्षमता। काटेंगे तो कितना लगेगा? 24 बार जाएगा। 24 पंचे 120, कितना आ गया? 24 घंटे। यानी ए और बी कितने घंटे में काम कर लेंगे? 24 घंटे में। पर कह क्या रहा है कि ए और बी दोनों 8 ही घंटे पर डे काम कर रहे हैं। अब अगर 8 ही घंटे पर डे काम कर रहे हैं तो 24 घंटा पूरा करने के लिए इनको कितने दिन काम करने पड़ेंगे? 3 दिन करेंगे ना। 24/8। अगर वो 8 घंटे 3 दिन तक करेंगे तब 24 घंटे काम होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 3 दिन। समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 400 रुपये की राशि 4 वर्ष में 480 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो मिश्रधन बताइए। साधारण ब्याज का सवाल है। हमें पहले का इंटरेस्ट नहीं पता है, तो हमें जानना भी नहीं कि पहले का ब्याज की दर क्या थी, रेट क्या था। ठीक है, अब आप देखिए, अगर 2% बढ़ा देगा साधारण ब्याज में तो ब्याज कितना बढ़ जाएगा? सिर्फ वही निकाल लीजिए आप। तो 400 रुपये है, 4 साल है, मूलधन गुणते समय गुणते दर, दर कितना बढ़ा? 2, तो 2 को ही निकाल लीजिए कि 2 समय में कितना इंटरेस्ट आ जाएगा। तो निकालिए जरा। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो 4 4 16 दूना 32, यानी कितना इंटरेस्ट बढ़ जाएगा? 32। अगर ब्याज की दर 2% बढ़ेगी तो इंटरेस्ट कितना बढ़ जाएगा? 32। अब 4 वर्ष का पहले ही मिश्रधन कितना था? 480 था, अब 32 और बढ़ गया। क्यों? क्योंकि 2% इंटरेस्ट और बढ़ा है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 480 में आप 32 को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। करिए जरा। तो ये 2 हो जाएगा, 8 3 11 का 1 हाथ से लगाए 512, यानी टोटल कितना हो जाएगा मिश्रधन? 512। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यदि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है। देखिए, ये आपका लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, और ये आपका क्या है? विक्रय मूल्य। ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। अच्छा, मैंने बताया है कि जो फायदा या नुकसान होता है वो किस पे होता है? क्रय मूल्य पे, कि हमने वस्तु को कितने में खरीदा था, है ना। यानी मानिए अगर आपने 100 रुपये में वस्तु खरीदा है, तो अब आप अगर 120 में बेचेंगे तो आपको फायदा होगा, और यदि 90 में बेचेंगे तो आपको नुकसान होगा। तो जो आप देख रहे हैं कि फायदा होगा कि नुकसान होगा, वो तो आप जो 100 रुपये में लिए हैं उसी में ना देखेंगे। इसी तरीके से अब यहाँ पे देखिए, 10 क्या है? आपकी कॉस्ट प्राइस है। 11 क्या है? सेलिंग प्राइस, यानी 11 में आप बेच रहे हैं, आपको फायदा होगा कि नहीं होगा? साफ साफ दिख रहा है। कितने का हुआ? अगर 10 की चीज़ को आप 11 में बेचेंगे तो 1 का फायदा होगा। अच्छा, किस में होगा? 10 में होगा, बटे 10। परसेंटेज में निकालना है तो गुणते 100, तो कितना आ जाएगा आपका? आपका आ जाएगा ये 10%। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10%। चलिए लाभ आगे चलते हैं। एक व्यक्ति को अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह 480 रुपये में 20% की हानि पर बेच रहा है। आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था? अब देखिए,
आरंभ में वो कितने में बेचना चाहता था, यही क्वेश्चन है। अब देखिए 20% लाभ पर बेच रहा था, तो अब बेचा कितने, 20% हानि पे। तो अगर जो कॉस्ट प्राइस थी, मान लो अगर वो कितना है, यानी क्रय मूल्य 100 रुपये होता, मान लो 100 होता, तो वो 100 था उसका जो क्रय मूल्य, तो वो उस पर 20% की हानि पर बेचा, यानी बेचा कितने में, 80 में ही बेच दिया उसने। और 80 किसके बराबर है, 480 रुपये का। ये क्वेश्चन में क्या किया है, दिया हुआ है, दिया है कि नहीं दिया है। तो आप यहाँ से पहले निकाल लीजिए कि आपकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, यानी 100। तो पहले आप 1 निकाल लीजिए, 1 किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर होगा। तो 100 किसके बराबर हो जाएगा, 100 हो जाएगा आपका 600 के बराबर। यानी जो आपकी कॉस्ट प्राइस है ये, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 600 रुपये है। यानी वो वस्तु कितने में खरीदा था, 600 में। अच्छा, अब उसको बेचना कितने में चाहता था, 20% के लाभ पर। तब 600 का 20% कितना होता है बताइए, 600 का 20% निकालिए। तो पहले निकालिए लाभ कितना चाहिए उसको, ऐसे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 60 दूँगा 120, 120 रुपये का उसको लाभ चाहिए। और 600 रुपये क्या है, उसकी कास्ट प्राइस है। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तब तो उतने में ही बेचेगा, तभी तो फायदा होगा। तो क्या आंसर आएगा, 720। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए सिंपल सा सवाल है, क्या दे रखा है इसने, ये दिया है 243 का पावर 0.13 गुणते 243 का पावर 0.07 अब बटे 7 का पावर है 0.25 इंटू 49 का पावर है 0.075 और इंटू 343 का पावर क्या दे रखा है, 343 का जो पावर है वो दे रखा है 0.2। अब इसमें हमको इसकी वैल्यू को निकालना है। अब देखिए यहाँ से देखिए ये क्या है 243। अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो 3 की पावर 5 का ये है ना, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 और त्रिक 81 त्रिक 243। देखिए जरा ये 3 के पावर 5 है कि नहीं है, 3 के पावर 5 है कि नहीं है, बिल्कुल है। कि पावर कितना हो जाएगा 0.13 गुणते ये 3 है, ठीक है, गुणते फिर 243 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 के पावर 5 के पावर कितना हो जाएगा 0.07 इतना। अब क्या है, बटे है, तो ये बटे हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा बटे 7 का पावर कितना है 0.25 गुणते ये 49 है, तो क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर के पावर 0.075 गुणते 343 क्या होता है 7 का क्यूब होता है, 7 7 49 7 343। इसीलिए कह रहा हूँ कि 20 तक स्क्वायर और क्यूब कम से कम सबको याद होना चाहिए, ठीक है ना। उससे क्या होता है कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है। तो 7 का क्यूब के पावर 0.2 इतना हो गया। अब इसको ज़रा और सॉल्व करिए। अब देखिए क्या आएगा आपका, यहाँ से आपका आएगा 3 के पावर ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 13 पचे 65 और 2 पॉइंट के बाद क्या आइए दशमलव है, तो पॉइंट दशमलव हो जाएगा इनटू ये भी ऐसे मल्टीप्लाई होगा, तो 5 सते 35, तो पावर में कितना हो जाएगा 0.35 चूँकि पॉइंट 2 अंकों के बाद है। अब बटे कितना हो जाएगा आपका, ये देखिए ये आपका हो जाएगा 7 के पावर 0.25 गुणते 7 के पावर 2 का इससे मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 75 दूना 150। जब 150 हो जाएगा, अब कितने अंक के बाद जीरो दशमलव है, देखो 3 अंक के बाद, तो 3 अंक के बाद यहाँ पर जीरो हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा सॉरी, फिर जीरो गुणते यहाँ पे कितना है 7 के पावर, देखिए जरा यहाँ 7 के पावर कितना है 0.2 है, यहाँ 3 है, 3 दूना 6, तो 7 के पावर कितना हो जाएगा 6 और 1 अंक बाद दशमलव है, 1 अंक के पहले, तो 1 अंक के पहले दशमलव हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व करिए जरा। अब क्या होता है गुणा में घातें क्या होती हैं जुड़ती हैं, तो जोड़िए जरा
तो ये 3 पावर सेम है तो घाते जुड़ जाएंगे, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 0.65 प्लस 0.35 हो जाएगा। अब पूरे के बट्टे 7 की पावर क्या हो जाएगा 0.25 प्लस 0.15, बेस समान है ना, सब में साथ ही साथ है। अब प्लस 0.6 ये हो जाएगा। जब आप इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 3 के पावर क्या हो जाएगा 5 5 10 का 0 यहाँ से लगा 1, 6 3 9 10 का 0 यहाँ से लगा 1 आ गया। 3 के पावर 1 ही हुआ ना, दशमलव का 0 का कोई वैल्यू है नहीं। बट 7 के पावर देखिए यहाँ पे 0 है मान, तो 5 5 10 के पावर मतलब 10 0 यहाँ से लगा 1, 6 1 7 2 9 1 10, यहाँ पे भी 1.00 यानी ये 0 खत्म है। यानी बचा क्या 3 के पावर 1 बटे 7 के पावर 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 3/7। तो आंसर आपका क्या आएगा 3/7 है, कुछ नहीं, ये घातांक और करणी का सवाल है, बस सिंपल सा 3/7 इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए इसमें क्या कहा है, फिर वही चीज़ है कि 9 का क्यूब गुणते 5 का क्यूब का स्क्वायर को भाग दिया है 15 का स्क्वायर गुणते 3 का स्क्वायर का क्यूब। ये हुआ है क्यूब भैया। इसको ज़रा सॉल्व करिए। अब देखिए इस 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर का क्यूब का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है ना, गुणते 5 के पावर क्या हो जाएगा 3 गुणते 2 है ना, और ये भागे है तो इसको हम बटे कर दें सीधा। और ये 15 है तो 15 क्या लिख सकते हैं आप 3 का स्क्वायर गुणते 5 का स्क्वायर। 15 को 3 × 5 में तोड़ दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा रहेगा दोनों में। अब फिर ये 3 स्क्वायर अलग से बचा है तो 3 का स्क्वायर का क्या हो जाएगा ये क्यूब हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखिए ज़रा, ये आपका आएगा 2 तिहाई 6 6 दूनी 12, 2 तिहाई 6 दूनी 12, 3 के पावर क्या हो जाएगा 12 गुणते यहाँ पे 5 के पावर कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6 6 बटे 3 के पावर 2 यहाँ पे है, 3 के पावर 2 यहाँ पे है, तो 3 के पावर क्या हो जाएगा 4, और 4 के पावर क्या हो जाएगा ये जो ऊपर से अलग से 3 है वो 3 गुणते ये 5 का स्क्वायर है तो 5 के पावर क्या हो जाएगा 2 गुणते 3, यही आएगा ना, क्योंकि ये 3 अभी ऊपर है। तो ठीक, आगे देखिए अब क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 3 के पावर 12 गुणते 5 के पावर 6, ये वाला 5 के पावर 6 बटे 3 के पावर ये कितना हो जाएगा 4 तिहाई, नीचे वाला 12, ये 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और गुणते ये कितना हो जाएगा 5 के पावर 3 दूना 6, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो आंसर आएगा कितना 1। आंसर क्या आएगा आपका 1। 1 आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में, सही है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फिर से वही सवाल है ना, सरलीकरण का है, तो इसको कैसे करेंगे वही है 4। अब देखो इसको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। 4 के पावर 6 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको आप लिख सकते हैं 2 के पावर 12 गुणते, इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3 के पावर 2 है तो 2 के पावर 6। अब भागे है तो इसको हम क्या कर देंगे बटे कर देंगे, ठीक है। अब 8 के पावर 2 है, इसका मतलब क्या हो गया 2 के पावर 3 के पावर 2 यानी 2 के पावर 6 गुणते 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर इंटू 4 के पावर 2 है तो 4 का मतलब 2 का स्क्वायर ही होता है, तो 2 का स्क्वायर यानी 2 के पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, अब देखिए 2 के पावर 12 है, ये 6 है, तो ये गुणे में घाते क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, 2 के पावर क्या हो जाएगा 18 बटे, नीचे देखिए यहाँ पे बेस सेम है तो इनके भी घाते क्या होंगे जुड़ेंगे, तो 2 के पावर 10 और गुणते 3 के पावर 2 हो जाएगा। अब 10 से जब इसको काटोगे तो घात क्या हो जाएगी ये घट जाएगी, तो बचेगा क्या 2 के पावर 8 बटे 3 के पावर 2, यानी नीचे में बटे 3 के पावर 2 होगा, यानी ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। 2 पावर 8 नहीं निकाल पा रहे हो तो 3 के पावर 2 निकालो ना,
तो ये नीचे तो जो क्लियर है कि बटे 9 आएगा। बटे 9 किस ऑप्शन में आप ही बताइए। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो ये तो वैसे भी आंसर है। बाकी आप 2 के पावर 8 निकालेंगे तो यही 256 आएगा। समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी वृत्तीय पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और 924 मीटर की दूरी तय करने में पहिए द्वारा की गई चक्करों की संख्या है। चक्करों की संख्या क्या हो जाएगी? चक्करों की संख्या हो जाएगी कि टोटल दूरी कितनी है 924 मीटर। 924 मीटर, इसको हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं इंटू 100, क्योंकि यहाँ क्या है 21 सेंटीमीटर में त्रिज्या दी हुई है। अब बटे जो पहिए की क्या हो जाएगी परिधि, तो परिधि कितनी होगी 2 पाई आर, तो 2 गुणते पाई की वैल्यू 22/7 और गुणते आर कितनी दे रखी है 21 गुणते 21 कर देंगे 7 त्रिक 21 हो गया। चलिए 3 से काटिए, इसको काटिए, 3 त्रिक का 9, फिर 0 बढ़ जाएगा 3 8 24, 308 आ गया। चलिए इसको काटिए, 11 से 11 दूना 22, 11 दूना 22, बचा कितना 8 88, 11 88, 28 आ गया। तो 2 दूनी 4, 4 सते 28, बचा कितना 7 गुणते 100 यानी 700 को कितने चक्कर लगाएगा 700 बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक गांव में 30% लोग साक्षर हैं। गांव की कुल जनसंख्या 6600 है, तो साक्षरों की संख्या 6600 कुल लोग हैं और कितने परसेंट साक्षर है 30%, तो 6600 का मतलब गुणा 30% निकाल लो। 6600 का 30% निकालो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से मल्टीप्लाई करो इसमें, तो 0 का 0, 3 चंग 18 यहाँ से लगा 1, 3 चंग 18, 1 19, आंसर कितना आएगा 1980। साक्षर को पूछ रहे 1980। अगर असाक्षर पूछते जो साक्षर नहीं है तो 70 निकाल लेते, चूंकि 30% हटा देते 100% में, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 3/2 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उसने उस पर 3/2 से भाग दे दिया। परिणाम सही उत्तर से 10 कम था। अब ये बताओ, अच्छा कोई संख्या यक्स है, इसमें हमने समथिंग 3/2 से गुणा किया, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि ये करना था हमें, लेकिन उसने कर क्या दिया, इसमें से 3/2 से भाग दे दिया। 3/2 से भाग देने का मतलब क्या हो गया, इसकी वैल्यू 2x/3 हो गई, यही तो हुई। अब कह रहा है कि जो अंतर है वो कितना आ गया 10 है, यानी कितने में जब इतने को घटाओगे तो कितना आएगा 10, इसको जब घटाओगे आप तो क्या आएगा 10, यानी 3x/2 माइनस 2x/3 बराबर कितना होगा 10 होगा। तो 1 मिनट, 2 का भी मल्टीपल होगा, 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए, ये आपका 12 आंसर होगा, ठीक है ना। चूंकि संख्या दशमलव चारों ऑप्शन में दिया नहीं है तो दशमलव संख्या होगी नहीं, तो वो तो 2 और 3 का मल्टीपल होना पड़ेगा, तभी तो कट के 10 आएगा एग्जैक्ट नंबर। चलिए सॉल्व करते हैं फिलहाल। अब क्या करेंगे आप, 2 और 3 का लासा लेंगे तो क्या आएगा 6, फिर 2 3 आई 6, 3 त्रिक का 9x माइनस 3 दूना 6 और 2 दूनी 4x बराबर कितना हो जाएगा 10। इसको जब आप और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 9 में से 4 का कितना आएगा ये 5x, तो 5x/6 बराबर 10 के, तो 5 दूनी 10, तो x किसके बराबर हो जाएगा 2 गुणते 6 कितना हो जाएगा 12, तो आंसर आपका क्या आएगा 12, वही जो मैंने बताया था, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप सोचें ना तो चीज़ों को करना आसान हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन से ही कई चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 घंटियाँ 5 6 8 9 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, सभी घंटियाँ किसी समय एक साथ बजती हैं, तो वे पुनः एक साथ कितने समय बाद बजेंगी। लासा का सवाल है कक्षा 4 का। क्या करना है, आप लासा ले लेना है। कैसे लेंगे देखिए, 5 के गुणनखंड क्या होगा, गुणनखंड इससे कर रहा हूँ, ठीक है। 5 गुणते 1, 6 का क्या होगा 2 गुणते 3, 8 का क्या होगा 2 गुणते 2 गुणते 2, 9 का क्या होगा 3 गुणते 3। इसमें हम क्या करते हैं गुणनखंड में हम
जो संख्या जिसमें मैक्सिमम बार रहती है बस उसी को काउंट करते हैं। तो LCM कितना हो जाएगा बताइए ज़रा। जैसे दो दो देखो यहाँ पे 3 बार आया है ना, और यहाँ पे 1 बार आया, तो हम जो जहाँ मैक्सिमम बार आया होता है उसको लिखते हैं। 2 गुणते 2 गुणते 3। अब 3 देखो, 3 यहाँ 1 बार आया है और यहाँ 2 बार आया है, तो 2 बार हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। फिर अब क्या है बचा 5 और 1, दोनों एक ही बार आए हैं कहीं पे, तो 5 गुणते 1। 1 लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन लिख ही दो। चलिए कर लीजिए आप। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तिया 72, 72 पंचे 360। तो 360 क्या आएगा ये, देखो सेकंड में दिया है ना सवाल में, तो सेकंड आएगा। 360 सेकंड आएगा। तो ऐसे तो मिनट में कितना आ जाएगा, मिनट में निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 60 से भाग दे देंगे। तो 60 छक्का 360 कितने मिनट आ गए, 6 मिनट। आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। ए और बी एक साथ किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। ए अकेले 30 दिन में कर सकता है, बी अकेले कितने दिनों में करेगा। ये तो देखो चौथा ऑप्शन वैसे भी गलत है। पूछो क्यों, जब ए और बी मिलकर ही 10 दिन में कर रहे हैं, ए और बी जब मिलकर ही 10 दिन में कर रहे हैं, तो आप ही बताइए ए बी अकेले 10 दिन में कैसे कर पाएगा। किसी के साथ मिलकर जब कर पा रहा है तो अकेले तो नहीं कर पाएगा ना। चलिए अब आते हैं क्या करते हैं, सवाल लगाने पे। अब देखिए ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं काम को, 10 दिन में कर रहे हैं। ए अकेले कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। तो मैंने क्या बोला, काम को हमको निकालना है, तो हम काम क्या मानेंगे, बिल्कुल सही, इनका लासा ले लेंगे। तो कितना आएगा, 30 आएगा। तो ये 30 हमारा क्या हो गया, काम हो गया। ऊपर लिख देकर तो वर्क हो गया, काम हो गया। अब हमको निकालना क्या है, कार्य क्षमता यानी इफिशियंसी। अब ये बताओ कि अगर 10 दिन में 30 काम हो रहा है तो पर डे कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं ना। अब अगर 30 दिन में 30 काम हो रहा है तो पर डे कितना काम कर रहे हैं, 1 काम, यही तो है। अब ये बताइए ए और बी मिलकर पर डे कितना काम कर रहे हैं, 3। ए अकेले पर डे कितने काम कर पा रहा है, 1। तो यानी बाकी बचा काम कौन कर रहा है, बी ही तो कर रहा है। बी 2 काम कर रहा होगा, तभी तो दोनों मिलकर 3 काम करेंगे। तो यानी बी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 2। अब काम कितना है, 30। तो टाइम कितना लगेगा बी को लगेगा, टोटल काम कितना है बटे टोटल उसकी क्षमता कितनी है। तो कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 15। तो 15 आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे देखिए। 100 मीटर का लंबी एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। अब देखो 100 मीटर लंबी है, स्पीड किसमें दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में। सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है। करिए इसको, 6 पंचे 30, 6 त्रिक 18, कितना आ गया, 25 बटे 3 मीटर प्रति सेकेंड। अब किसको क्रॉस करना है, एक व्यक्ति को। तो अगर कोई व्यक्ति को क्रॉस करना है, ये मान लो व्यक्ति है कोई, इसको अगर किसी ट्रेन को क्रॉस करना है, ये ट्रेन है, तो ट्रेन को अपना पूरी लंबाई को उस साइड करना पड़ेगा ना। तो यानी ट्रेन को कितना दूरी तय करनी पड़ेगी, अपने लंबाई के बराबर, है ना। जब उसका पूरा का पूरा भाग व्यक्ति को उस पार हो जाएगा तभी तो क्रॉस होगा। तो इसका मतलब जो इसको दूरी तय करनी है 100 मीटर करनी है, कितनी करनी है, 100 मीटर। स्पीड आपको पता चल गई, ये है। तो टाइम क्या हो जाता है, टाइम बराबर हो जाता है दूरी बटे 4 यानी 25 बटे 3। तो 25 चौको 100, और ये 3 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12 सेकंड। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 वर्ष पूर्व परिवार की औसत आयु कितनी है, 18 वर्ष है, जिसमें कितने सदस्य हैं, 8। अब ये बताइए 2 वर्ष पूर्व अगर औसत आयु 18 वर्ष थी 8 लोगों की, तो वर्तमान में उनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी, 2, 18 + 2 20 वर्ष हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। यानी वर्तमान में उन 8 लोगों की आयु औसत आयु कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष। ये क्या है आपकी औसत आयु। अब सदस्य कितने हैं, 8, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 सदस्य हैं, 20 उनकी औसत आयु है। तो टोटल आयु निकालना है कि सब कुछ मिला के कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, 160। ये क्लियर हो गया। फिर देखिए
कह रहा है कि एक बच्चे के जन्म होने के बाद परिवार की वर्तमान आयु भी समान है। मतलब जो पहले 18 थी औसत आयु वो अभी भी है। कारण क्या है कि एक बच्चा और आ गया, यानी सदस्य कितने हो गए हैं? 9। तो अब बताओ 9 सदस्यों की कुल आयु अब कितनी है? 162। अब 8 सदस्यों के 160 होनी थी, लेकिन 162 हो गई है 9वें सदस्य के कारण। तो जो 9वां सदस्य है उसकी आयु कितनी होगी बताइए? जो अंतर होगा इनका वही तो होगा, यानी 2 वर्ष। 162 में से 100 को घटा देना है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 2 वर्ष। समझ में आ रहा है? चलिए फिर अगली वीडियो में चलते हैं। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। यदि कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 70 है तो फर्श का परिमाप क्या होगा? अब देखिए इसको लगाया भी जा सकता है जो तरीका है, पर मैं वो आपको नहीं बताने वाला हूँ। मैं कुछ अलग बताने की कोशिश आपको करता हूँ, ठीक है? ये बताइए फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी अगर लंबाई ए हो चौड़ाई बी हो तो क्षेत्रफल क्या आएगा? 70। अच्छा, ये भी कह रहा है जो लंबाई है वो क्या है? चौड़ाई से 3 अधिक है। एक वैल्यू कितनी आ रही है? 20 से 3 अधिक। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं बनाऊंगा। अब इसको देखिए करने का तो लॉजिक सोचिए कैसे। हमको इसको ऐसे तोड़ना है कि इसको सेटिस्फाई कर जाए। कैसे करोगे आप? 70 को ब्रेक करो, कैसे टूटेगा? या तो 70 गुणते 1 लिखोगे, या तो 35 गुणते 2 लिखोगे, या फिर 5 गुणते 14 लिखो। 2 में ही ब्रेक करना है, 2 फैक्टर में ही, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? या फिर 10 गुणते 7 लिखना है। अब बताइए इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है 70 को लिखने की? यही तो है। सिर्फ 2 ही फैक्टर में तोड़ना है, या 70 कब 70 करें, या तो 2 गुणते 35 या 35 गुणते 2 करें, या 5 गुणते 14 या 14 गुणते 5 करें, बात एक ही है। या फिर 10 गुणते 7 करें, या 7 गुणते 10। अब देखिए इसमें से एक ए होगा एक बी है। ये ए होगा ये बी है, ये ए होगा ये बी है, यहाँ पे ये बी है ये ए है। जो बड़ा है उसको हम ए मानेंगे, ठीक है? चूँकि लंबाई बड़ी मानी जाती है। अब बताइए अगर ये ए और बी है तो क्या यहाँ पे ए बी से 3 अधिक है? नहीं है। 1 और 3 4 ही होता है। क्या यहाँ पे है? देखिए अगर 2 में 3 जोड़ोगे तो 5 आएगा। तो क्या 35 5 के बराबर है? नहीं। यहाँ पे देखिए अगर इसमें 5 में 3 जोड़ेंगे तो क्या 8 आएगा ना? 14 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। इसमें देखिए 7 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 10 क्या आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा? यानी अगर ए की वैल्यू हम 10 रख दें, अब बी की वैल्यू हम 7 रख दें, तो हमारा क्या हो जाएगा सवाल? फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा? देखिए जरा, समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ? तो यानी आपकी लंबाई कितनी हो गई? 10, और चौड़ाई कितनी हो गई? 7। पूछा क्या है? परिमाप। परिमाप होता क्या है? परिमाप होता है आपका 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, यानी 2 गुणते 10 7 17, यानी 17 दूना 34। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 34। अब आप इसको क्यों सॉल्व करेंगे मुझे ये बताइए? सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं या तो फिर वैल्यू रख के वही सब करें। फिर आप यहीं से सोचिए ना थोड़ा सा। तो ये रहा क्वेश्चन क्या है? एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 1 घंटे में तय करता है। तो एक अन्य कार जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है को इस दूरी को तय करने में कुल कितना समय लगेगा? अब देखो हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस। डिस्टेंस वाला दूरी वाला क्या होता है? चाल गुणते समय। चाल कितना दे रखा है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 60 हो गया, गुणते समय कितना रखा है? 1 घंटा 1। तो दूरी कितनी हो गई आपकी? 60 किलोमीटर। हुई कि नहीं हुई? दूरी हो गई आपकी 60 किलोमीटर। अब कह रहा है कि दूसरी गाड़ी जिसकी स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, तो उसको कितना समय लगेगा? तो समय क्या हो जाएगा? दूरी तो यही है ना 60 किलोमीटर, उसी दूरी को कर रहा है। चूँकि स्पीड कितने की है? 40 की। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? 20 तिहाई 60, 20 दूना 40, यानी 3/2 किलोमीटर प्रति 3/2 घंटा। समय निकालना है ना तो घंटे में आएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 3/2। समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए ने एक व्यापार की शुरुआत 21,000 रुपये की पूंजी निवेश की और कुछ समय के बाद 36,000 रुपये में निवेश कर
उस व्यापार में शामिल हो गया। कौन? बी। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक को समान लाभ प्राप्त होता है तो बी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। अब देखिए इसमें क्या है, ए है और बी है। देखो इनका जो प्रॉफिट का जो रेशियो होगा लाभ का वो कितना होगा कि पहली बात कितनी की पूंजी लगाई है इन्होंने 21 लगाई है, इन्होंने 36 लगाई है। 1000 को भी भूल जाओ, रेशियो निकालना है तो 3 जीरो कट जाएंगे। अब ए तो देखो क्या करा, एक वर्ष बाद तो ए तो पूरा 12 महीने रहा। हमको बी का नहीं पता कितने महीने रहा, तो मान लेते हैं यह महीने रहा। ठीक है। अच्छा तो अब ये रेशियो निकलेगा क्या, प्रॉफिट का, जो कि कितना कह रहा है, समान लाभ प्राप्त हो रहा है। यानी दोनों का रेशियो कितना होगा, बराबर होगा, तभी तो समान लाभ पाएंगे। तो अब आप बताइए ये एक एक लाने के लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा देखिए। अब पहले इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए। 6 6 36, 6 दूनी 12, 2 तिहाई 6, 3 सत्ते 21। यानी यहाँ पे क्या बचा, 7 बचा और यहाँ पे क्या बचा, यम। अब बताओ 7 को एक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, या एक ही को 7 ला लो तो क्या करना पड़ेगा, एक रेशियो को क्या लिख सकते हो, 7 रेशियो 7। तो यहाँ अगर ये सेम है तो ये सेम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक रेशियो एक तो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि समान लाभ प्राप्त करता है। यानी अगर ये भी 7 प्राप्त करेगा ए तो यम भी क्या करेगा, बी भी क्या करेगा, 7 प्राप्त करेगा। तो यानी यम की वैल्यू कितनी आएगी, 7। तो यानी जो यम आया वो कितना आया, 7, यानी 7 महीने। यानी बी ने कितने महीने काम किया, 7 महीने काम किया। तो पूछा क्या है, कितने महीने बाद, तो नहीं जब वो 5 महीने बाद ज्वाइन करेगा तब तो 7 महीने काम करेगा। देखो एक साल में 12 महीने होते हैं, अगर बी ने 7 महीने काम किया है इसका मतलब क्या है, 5 महीने काम नहीं किया है, तो नहीं वो 5 महीने बाद जुड़ेगा तब वो 7 महीने काम करेगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए पूछा क्या है, 9p2, ये परमुटेशन वाला है। तो परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर NPR हो तो क्या होता है, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r, n माइनस r। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, पूछा क्या है 9p2, तो क्या हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपान 9 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब देखिए 9 माइनस 2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल। और 9 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हो, 9 गुणते 8 गुणते 7 फैक्टोरियल, होगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आया कितना, 9 8 72, आएगा कि नहीं आएगा, अरे ये एक एक बार जाएगा ना, कट जाएगा, सब बराबर हो जाएगा। तो 9 8 72, आंसर आपका क्या आएगा, 72। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 280 रुपये की प्रति किलोग्राम की 7 किलोग्राम चाय को 240 रुपये प्रति किलोग्राम की 9 किलोग्राम की चाय के साथ मिलाया जाता है। मिश्रित चाय का औसत मूल्य, तो एवरेज प्राइस क्या हो जाएगी, AP। अब एवरेज प्राइस क्या हो जाएगी, देखो कितना है, 280 रुपये के कितने हैं, 7 किलो, यही तो है सवाल में देखो। अब फिर प्लस 240 से कितना है, 240 वाला 9 किलो है, तो ये तो टोटल मूल्य आ गया। अब बटे टोटल वेट कितना हो जाएगा, 9 किलो और 7 किलो, यही तो है। तो 7 + 9, तो क्या आ जाएगा, आप इसको सॉल्व करिए। 0 7 8 56 6 यहाँ से लगा 5, 7 दूनी 14 5 1960 आ गया, प्लस 9 से इधर करेंगे तो 0 का 0 हो जाएगा, 9 4 36 का 6 यहाँ से लगा 3 और 9 दूनी 18 3 21। अब बट्टे कितना आ जाएगा, 16। अब जोड़िए जरा, जब इसको आप इससे जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 6 6 12 के 2 यहाँ से लगा 1, 9 10 के 11 के यहाँ से लगा 1, 2 1 3 1 4, 4120 बटे 16 आएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 16 दूना 32, बचा कितना, 32 के बाद 9 92, 16 पंचे 80, बचा कितना 12 120, 16 7 112। अब आगे मत हल करो चूँकि 257 एक ही ऑप्शन में दिया है, पॉइंट समथिंग आएगा, पर करोगे भी तो फिर यही आएगा कट के।
तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। अब ऑप्शन से आप टाइम को बचाना सीखिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक पंक्ति में 17 लड़कियां हैं, वह लड़की जो मध्य में है उसका स्थान प्रारंभ से 9वां है, तो वह लड़की जो मध्य में है उसका स्थान अंतिम से क्या हो जाएगा, अंतिम से भी क्या आएगा, 9वां आएगा। देखो कैसे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, सॉरी 17 दिया है, 17 था, ठीक है। अब बताइए आप यहाँ से 9वां स्थान कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही है ना। इसके पीछे से भी चेक करो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां स्थान है ना, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये रीजनिंग का सवाल आ गया था, करा दिया हूँ, है ना। ये तो सिर्फ समझाने के लिए था, इस तरीके से वहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। वहाँ पे आपको क्या करना है, सीधा 17 - 9 + 1, यहाँ से आपको आ जाएगा आंसर 8 + 1 यानी 9, 9वां, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। अब बताइए 3/5 कितना होता है, 0.6। 7/9 कितना होता है, 0.70, तो 9 × 7 = 63, 9 × 7 = 63, यही चलेगा, 7 7 11, सॉरी 11/13 क्या हो, कितना हो जाएगा, 0.110 हो जाएगा, 13 × 8 = 104, 6 60, तो 13 × 4 = 52, ऐसे करके आएगा। अब 1/2 कितना आएगा, 0.5। अब बताइए कौन सा छोटा है, सबसे छोटा कौन सा है, यही है ना, दिख रहा है, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 1/2, समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहा है बताओ, दिया है कि a बराबर है 2/3 b के, एक और दिया है कि b बराबर है 4/5 c के। तो यहाँ से ये बताइए आप a/b कितना आएगा, 2/3, और यहाँ से b/c कितना आएगा, 4/5। अब इसको आपने जो तरीका सीखा होगा मैं यहाँ पे अपने तरीके से बता रहा हूँ। देखो एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, तो एक स्थान पर जो पोजीशन आएगा, जो एक रेशियो आएगा, वो 2 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कौन कौन से हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब देखिए बी, देखिए कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे बी को 3 दर्शा रहा है, यहाँ पे बी 4, यानी जो बी होगा वो 3 और 4 दोनों का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, बी वाला यहाँ 4 दे रखा है, ये नहीं होगा, ये तो पहले ही बाहर हो चुका था। यहाँ पे 15 रखा, 4 से नहीं कटेगा, ये नहीं होगा। यहाँ 12 रखा, देखो ये होगा। अब यही आंसर भी है, देखो सी 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5 को रिप्रेजेंट 15 कर सकता है, 5 का मल्टीपल 15 होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8:12:15। अब बाकी का सॉल्व करना है तो वो भी देखिए, वो भी दिखा रहे हैं आपको, सॉल्व करना है अगर आपको तो वो भी देख लीजिए। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे आप, कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए यहाँ पे बी के लिए 3 है, यहाँ पे बी के लिए 4 है, तो यहाँ दोनों को बराबर करना है। तो 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 12। तो यहाँ पे क्या करिए आप, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर नीचे कर दिए, 4 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या करेंगे आप, 12 के लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए क्या आ जाएगा आपका, A/B, A/B मतलब A/B होता है, ये क्या हो जाएगा, 2 चौक 8 रेशियो 3 चौक 12। और यहाँ से देखो B/C कितना आएगा, 4/3 12 रेशियो 5/3 15। तो अब B का सेम आ गया ना, तो क्या हो जाएगा, A/B/C, वो देखिए आप क्या हो जाएगा, A/B/C कितना हो जाएगा, 8:12:15। तो आपका ऑप्शन कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक थैले में 5 काली और 6 सफ़ेद गेंदें हैं, उनमें से 2 गेंदें यादृच्छिक रूप से निकाली जाती हैं। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई गेंदें सफ़ेद हो। मतलब
चलो अच्छा, कुल कितनी गेंदें बताइए? 11। 11 है ना, यानी 5 और 6 कितने हुए? 11। और सफ़ेद कितनी है? 6 हैं। तो अगर पहली बार सफ़ेद गेंद निकले उसकी प्रायिकता क्या होगी? चूँकि 6 गेंदें हैं, अब बटे कुल गेंदें 11 हैं, तो संभावना यही होगी ना, 6/11। अब सवाल में है क्या कि 2 गेंदें निकाली जा रही, एक नहीं, और दोनों क्या हो? सफ़ेदें हों, तो पहले के होने की प्रति प्रायिकता तो ये हो गई, और दूसरी भी सफ़ेद हो तो और के लिए क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। अब एक गेंद अगर निकाल लोगे 6 में से तो कितने बचेंगे? 5। 11 में से गेंद कितनी बच जाएगी अब टोटल? 10। तो दूसरे की प्रायिकता कितनी रहेगी? 5/10, कि दूसरी भी सफ़ेद हो। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। 2×3 6, कितना आया आपका? 3/11, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया कि नहीं आया? तो आज का सेशन ख़त्म हो गया। अगर आपको किसी भी सवाल में किसी भी समस्या की मतलब दिक्कत हो रही है, कोई भी समस्या खड़ी हो रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन नंबर के साथ या स्क्रीनशॉट के साथ भेज दीजिए, हम आपको उस पर सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, है ना, ताकि ऐसी वीडियो जो हम लगातार डालते हैं आपके पास पहुंचती रहे, है ना। और अगर वीडियो पसंद नहीं आया है तो निसंदेह डिसलाइक करिए। आप कमेंट में डिसलाइक का रीज़न बताइए कि क्या वजह है जो आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई, ठीक है। तो हम उस पर क्या करेंगे? वर्क करके उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।